नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकाई 1 के सत्र 2, जिसमें हम बात करेंगे संगठित और असंगठित रिटेलिंग की। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संगठित रिटेलिंग क्या होती है और असंगठित रिटेलिंग क्या होती है। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, वर्तमान समय में भारत में रिटेल क्षेत्र में बहुत अधिक बदलाव हुए हैं। पहले ग्राहकों द्वारा अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं को किराना दुकान, छोटे विक्रेता या मंडियों से ज़रूरत की वस्तुएं लेते थे। आगे चलकर वर्तमान में यही छोटे छोटे क्षेत्र संगठित और असंगठित रिटेल स्टोर बन गए। बच्चों, भारत में असंगठित रिटेल बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है, जिसमें भारतीय रिटेल उद्योग, जिसमें छोटे परिवारों द्वारा चलाए जाने वाले किराना स्टोर को हम पारंपरिक आधिपत्य के रूप में मानते हैं। इनकी मूल संरचना में दुर्बलता, आधुनिक तकनीक की कमी, धनराशि का अभाव और कुशल जनशक्ति की कमी के कारण इसे असंगठित रिटेलिंग कहा जा सकता है। जबकि संगठित रिटेलिंग का आशय एक वैज्ञानिक तरीके से व्यापार चलाना होता है। संगठित रिटेलिंग के द्वारा उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ मिला है और इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पादों में योगदान मिलता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम समझ सकते हैं, जहां संगठित रिटेलिंग क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार को चलाने हेतु एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है एवं लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। उसके विपरीत असंगठित रिटेल क्षेत्र एक छोटा क्षेत्र होता है, जिसको चलाने हेतु पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संगठित रिटेलिंग से आशय। बच्चों, हम जानेंगे संगठित रिटेलिंग क्या होता है। संगठित रिटेलिंग एक ऐसा रिटेल स्थान होता है जहां पर सभी मदों को छांटा जाता है तथा एक छत के नीचे लाया जाता है। अर्थात संगठित रिटेलिंग का अर्थ एक संगठित और वैज्ञानिक तरीके से व्यापार चलाना होता है। बच्चों, आज के समय में जो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं वे सभी संगठित रिटेलिंग के आधार पर ही बनाए गए हैं, जिसमें एक स्थान से अर्थात एक छत के नीचे से आपको अपनी प्रतिदिन की ज़रूरत की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। संगठित रिटेल क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार की कुछ शर्तें भी तय की जाती हैं। संगठित रिटेल व्यवसाय का ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत रिटेल इकाइयां अपनी आउटलेट या दुकानों के माध्यम से विभिन्न शहरों में एक समान वस्तु की समान कीमत पर बिक्री का कार्य करती हैं। संगठित रिटेल स्टोर कहलाती हैं, जैसे बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश अथवा शॉपिंग मॉल के अंदर काम करने वाली कई संस्थाएं एक प्रकार के संगठित रिटेल स्टोर का ही कार्य करती हैं। संगठित रिटेलिंग की विशेषताएं। किसी भी क्षेत्र में वस्तुओं की बिक्री हेतु
संगठित रिटेलिंग की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर ये संगठित रिटेल क्षेत्र कार्य करते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं अथवा इनके मुख्य उद्देश्य हैं बेहतर आधारभूत ढांचा। सर्वप्रथम हम देख सकते हैं किसी भी संगठित रिटेलिंग में बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है जिसमें आने वाले ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा उपलब्ध न हो। कई बार रिटेल स्टोर को आकर्षित रूप से सजाया जाता है। इसके अलावा नई तकनीक का प्रयोग और प्रदर्शन। संगठित रिटेलिंग की विशेषता एक होती है कि वे सदा नई तकनीक का प्रयोग करते हैं एवं उस नई तकनीक का प्रदर्शन भी करते हैं। संगठित रिटेलिंग के द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग अथवा प्रदर्शन करके अपने ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। अनुभवी कर्मचारी। एक संगठित रिटेल स्टोर में सदा अनुभवी कर्मचारियों को रखा जाता है। अनुभवी कर्मचारी होने की वजह से आने वाले ग्राहकों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो एवं उनके समय की बचत हो। इससे संबंधित सभी कर्मचारियों को तकनीकी रूप से तैयार किया जाता है। आवश्यकता अनुसार पूंजी का प्रयोग। चूंकि संगठित रिटेलिंग क्षेत्र बड़ा व्यापक रूप में होता है, अतः हम कह सकते हैं कि उसके अनुसार पूंजी का प्रयोग किया जाता है। जिस स्थान पर अथवा जिस क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, रिटेलिंग क्षेत्र में वहाँ पर पूंजी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जबकि जिन स्थानों अथवा जिन क्षेत्रों में पूंजी की कम आवश्यकता होती है वहाँ पूंजी को कम लगाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण, अर्थात एक रिटेल स्टोर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। कई बार समान कीमत पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनकी कीमत समान होने पर भी अलग अलग कंपनी की वस्तुएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। समान कीमत संगठित रिटेलिंग क्षेत्र की एक मुख्य विशेषताओं में वस्तु की समान कीमत है, जहां पर एक संगठित रिटेल स्टोर अपने सभी स्टोरों में उस वस्तु की कीमत को समान रखती है। इसके अलावा वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर भी रिटेल क्षेत्र विश्वास किया जा सकता है। गुणवत्ता, इसके आधार पर भी रिटेलिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। संगठित रिटेलिंग के लाभ एवं हानि। एक संगठित रिटेल स्टोर के कुछ लाभ भी होते हैं एवं कुछ हानियां भी होती हैं। आइए अब हम समझते हैं संगठित रिटेलिंग के लाभ। नंबर 1, रोजगार के अवसर उपलब्ध होना। चूँकि संगठित रिटेलिंग क्षेत्र एक व्यापक रूप में फैला होता है, अतः वहाँ कई प्रकार की वस्तुओं की बिक्री हेतु कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं। नंबर 2, विभिन्न कीमतों की वस्तुएं। रिटेलिंग क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्रेताओं अथवा विभिन्न ग्राहकों को समझते हुए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की कीमतों को रखा जाता है, ताकि सभी प्रकार के ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके एवं उनकी ज़रूरत की वस्तुएं प्राप्त हो सकें। नंबर 3, समय की बचत। किसी भी रिटेल क्षेत्र के अंतर्गत संगठित रिटेलिंग में एक स्थान से अथवा एक छत के नीचे से सभी वस्तुएं उपलब्ध होने की वजह से ग्राहकों को समय की बचत होती है। नंबर 4, शिक्षित विक्रय कर्मचारी। संगठित रिटेलिंग के द्वारा अपने कर्मचारियों को सदा शिक्षित किया जाता है,
अर्थात तकनीकी रूप से समझाकर अर्थात तकनीकी रूप से अपने कर्मचारियों को तैयार किया जाता है ताकि भविष्य में आने वाले ग्राहकों की ज़रूरतों को समझा जा सके। ग्राहकों हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध। संगठित रिटेलिंग में अपने आने वाले ग्राहकों को मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वे बेहतर वस्तु प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही संगठित रिटेलिंग की कुछ हानियां भी होती हैं, जिनमें नंबर 1 पूंजी का अनावश्यक प्रयोग। तो बच्चों, कई बार रिटेलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगठित रिटेल में पूंजी का अनावश्यक प्रयोग किया जाता है। कई बार आकर्षण बढ़ाने हेतु पूंजी को बेवजह खर्च किया जाता है। नंबर 2 महंगी वस्तु उपलब्ध होना। ऐसा माना जाता है कि संगठित रिटेल स्टोर के अंदर ज़्यादातर महंगी वस्तुएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। नंबर 3 पारंपरिक बाजार से दूरी। बच्चों, चूंकि पारंपरिक बाजार का अर्थ सप्ताह में लगने वाला एक बाजार होता है जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध होती हैं, परंतु संगठित रिटेलिंग क्षेत्र इस आधार पर कार्य नहीं करता है। नंबर 4 उधार बिक्री की अनुपलब्धता। संगठित रिटेलिंग के द्वारा अपने ग्राहकों को उधार वस्तु उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। यह व्यापार की एक सबसे बड़ी खामी मानी जा सकती है, जिसमें ग्राहकों से परिचय न होना भी एक मुख्य कारण हो सकता है, जिसकी वजह से उधार बिक्री न हो पाने की वजह से आर्थिक रूप से कई बार संगठित रिटेलरों को हानि उठाना पड़ती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे असंगठित रिटेलिंग से आशय। असंगठित रिटेलिंग भारतीय रिटेल उद्योग का वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत छोटे स्तर पर परिवार के सदस्यों द्वारा इसे स्टोरों द्वारा चलाया जाता है। असंगठित रिटेलिंग कहलाता है। बच्चों, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास जो भी सुविधाजनक स्टोर होती हैं अथवा जो छोटे छोटे रिटेल स्टोर होते हैं, ये सभी एक असंगठित रिटेल स्टोर के रूप में कार्य करते हैं। इनका क्षेत्र निश्चित होता है तथा इनकी ग्राहक संख्या भी निश्चित होती है, अतः इनके द्वारा कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अतः हम मान सकते हैं इनका क्षेत्र निश्चित होना एवं पूंजी की कमी के कारण इन्हें हम असंगठित रिटेलिंग कह सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, भारतीय रिटेल उद्योग जिस पर छोटे परिवारों द्वारा चलाए जाने वाले किराना स्टोरों का पारंपरिक आधिपत्य था। इनकी मूल संरचना में दुर्बलता, आगे विकास की अपर्याप्त प्रक्रिया, आधुनिक तकनीक की कमी, अपर्याप्त धनराशि और कुशल जनशक्ति की कमी के कारण इसे असंगठित रिटेलिंग कहा जा सकता है। बच्चों, असंगठित रिटेलिंग का विकास न हो पाने का मुख्य वजह संरचना में दुर्बलता होती है, अर्थात स्थान निश्चित होने की वजह से ये स्टोर अपने आप को नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके साथ साथ आधुनिक तकनीक की कमी भी इनमें पाई जाती है, अर्थात बाजारों में होने वाली परिवर्तनों का इनमें अभाव पाया जाता है। इसके अलावा धनराशि की कमी और कुशल जनशक्ति भी इसका एक मुख्य कारण हो सकती है। असंगठित रिटेलिंग की विशेषताएं। असंगठित रिटेलिंग की विशेषताएं। बच्चों, जिस प्रकार संगठित रिटेलिंग की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार असंगठित रिटेलिंग की भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें नंबर 1 कम पूंजी में प्रारंभ। एक असंगठित रिटेल को चलाने हेतु ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कि यह चाहता है
कि वह रिटेल स्टोर शुरू कर सके तो उसके लिए वह कम पूंजी में भी अपने व्यापार को प्रारंभ कर सकता है। कम से कम पूंजी में यह व्यापार प्रारंभ होना असंगठित रिटेलिंग की सबसे अच्छी वजह मानी जाती है। नंबर 2, पारिवारिक सदस्यों द्वारा संचालन। परिवार के सदस्यों द्वारा ही इन स्टोरों का सामान्यतः संचालन किया जाता है। कई बार पारिवारिक व्यापार के रूप में कई पीढ़ियों तक उस कार्य को ही आगे बढ़ाए जाने में दिलचस्पी परिवार के सदस्यों द्वारा ली जाती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि पीढ़ियों तक इस व्यापार को चलाना इन परिवारों की मजबूरी भी होती है। नंबर 3, छोटे क्षेत्रीय स्तर पर जरूरतों की पूर्ति। बच्चों, छोटे क्षेत्र या कॉलोनी स्तर तक ही इनकी पूर्ति होती है। रिटेल स्टोर के माध्यम से ये अपने निश्चित ग्राहकों को ही वस्तुएं या संसाधन उपलब्ध करवा पाते हैं। सीमित साधनों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि असंगठित रिटेल का क्षेत्र चूँकि सीमित होता है, उनकी ग्राहक संख्या सीमित होती है, अतः इनके पास संसाधनों की भी उपलब्धता कम होती है। इसके अलावा उधार बिक्री उपलब्ध होना। असंगठित रिटेल स्टोर अपने परिचित ग्राहकों को कई बार वस्तुएं ऋण अथवा उधार पर उपलब्ध करवाती हैं। चूँकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं, इस वजह से इस क्षेत्र में यह एक विशेषता है कि अपने ग्राहकों को रिटेल क्षेत्र के अंतर्गत असंगठित रिटेलिंग क्षेत्र व्यापारी अपने ग्राहकों को वस्तुएं उधार उपलब्ध करवाते हैं। असंगठित रिटेलिंग के लाभ और हानि। जैसे संगठित रिटेलिंग के लाभ और हानि होती है, ठीक उसी प्रकार असंगठित रिटेलिंग के भी कुछ लाभ और हानि होते हैं। जैसे जब हम लाभ की बात करते हैं तब उनमें नंबर 1, स्वरोजगार की उपलब्धता, अर्थात व्यक्ति स्वयं ही रोजगार प्राप्त करता है तथा अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। अतः हम कह सकते हैं एक असंगठित रिटेलिंग स्टोर भी एक से अधिक लोगों को व्यापार उपलब्ध करवाता है अथवा रोजगार उपलब्ध करवा सकता है। नंबर 2, निश्चित ग्राहक संख्या। ग्राहक संख्या निश्चित होने के परिणाम स्वरूप रिटेलर स्टॉक की मात्रा भी सीमित ही रखता है। चूँकि एक असंगठित रिटेलर चलाने वाले विक्रेता जानता है कि उसकी ग्राहक संख्या कितनी है, अतः वह पूंजी का उपयोग भी उसी स्तर से करता है। नंबर 3, कम पूंजी में व्यापार का प्रारंभ। बच्चों, कम पूंजी में असंगठित रूप से भी व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कम से कम पूंजी में विभिन्न प्रकार के रोजगार प्रदान करने हेतु एक असंगठित रिटेल स्टोर को खोला जा सकता है। नंबर 4, शैक्षणिक ज्ञान अनिवार्य नहीं। असंगठित रिटेल शॉप चूँकि परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जाती है, तो कई बार पीढ़ियों तक से चले आ रहे व्यापार को संभालने हेतु शैक्षणिक ज्ञान अनिवार्य नहीं होता है। नंबर 5, अपने पुराने उपभोक्ताओं को उधार बिक्री के रूप में वस्तु उपलब्ध करवाई जा सकती है। नंबर 6, क्रेताओं से पारिवारिक परिचय। चूँकि रिटेल स्टोर के भौगोलिक क्षेत्र में ही निश्चितता होती है, जिसकी वजह से वे अपने क्रेताओं से पारिवारिक परिचय बना लेते हैं, जिसकी वजह से उधार बिक्री भी संभव हो पाती है। तो बच्चों, अभी हमने बात की असंगठित रिटेलिंग के लाभ, परंतु असंगठित रिटेलिंग में लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे नंबर 1, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं। कई बार असंगठित रिटेलिंग में
लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पूंजी की कमी होने की वजह से कई बार असंगठित रिटेलर को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, शिक्षित कर्मचारियों का अभाव। क्योंकि असंगठित रिटेलिंग के अंतर्गत इसका संचालन परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, अतः उनमें बाजार के ज्ञान का अभाव, नई तकनीकों का अभाव होने की वजह से वे वस्तु को बेहतर ढंग से विक्रय नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, वस्तुओं की सीमित उपलब्धता। क्योंकि असंगठित रिटेलिंग में पूंजी की कमी होती है, अतः वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता है। संगठित और असंगठित रिटेलिंग में अंतर। संगठित और असंगठित रिटेलिंग में अंतर। बच्चों, अब हम बात करेंगे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। संगठित क्षेत्र में वस्तु के विभिन्न प्रकार होते हैं। क्योंकि यहाँ पूंजी की कमी नहीं होती है, अतः वस्तु का वर्गीकरण व्यापक रूप में पाया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में पूंजी की कमी होने की वजह से वस्तु के प्रकार अथवा वस्तु का वर्गीकरण सीमित होता है। नंबर 2, संगठित क्षेत्र में विस्तृत विक्रय क्षेत्र, अर्थात संगठित क्षेत्र में वस्तु को विक्रय करने हेतु क्षेत्र अधिक होता है, इनका बाजार बड़ा होता है एवं साथ साथ ही इन संगठित क्षेत्रों में विक्रय क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं, जबकि असंगठित रिटेलिंग के अंतर्गत इनकी क्षेत्र सीमित ही होते हैं। नंबर 3, आकर्षित तथा आरामदायक। क्योंकि संगठित क्षेत्र बड़े होते हैं एवं ये अपने ग्राहकों को आकर्षित तथा आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र पारंपरिक बाजार के समान होते हैं, अतः इनमें आकर्षण का अभाव होता है। नंबर 4, ज़्यादा पूंजी का प्रयोग। जब हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र में, तब हम कह सकते हैं कि बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ ज़्यादा पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र छोटे स्तर अथवा पारंपरिक होने की वजह से इनमें पूंजी का कम प्रयोग किया जाता है। संगठित क्षेत्र में एक से अधिक शाखाएं हो सकती हैं अथवा एक शहर में विभिन्न स्थानों पर इनकी शाखाएं हो सकती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रों में शाखाओं की कमी पाई जाती है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका संचालन परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने बात की संगठित और असंगठित रिटेलिंग की। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।